तो चलिए स्वागत है आप लोगों का कैलोरीमेट्री के दूसरे लेक्चर में। अब यहां ध्यान दीजिए सब लोग, कैलोरीमेट्री के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स देख लिए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन की हेल्प से उन बेसिक फंडामेंटल्स को वापस से रिवाइज करेंगे। लेकिन रिवाइज करने का हमारा तरीका क्या होगा, जैसा हमेशा होता है, पहले क्लास में मैं पूरा थ्योरी कराता हूँ, दूसरी क्लास में हम लोग वापस से थ्योरी रिवाइज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की हेल्प से, ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में, सॉल्व करने में आसानी हो। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल सीट तैयार करवाया है और ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। इसमें जो क्वेश्चन है वो अच्छे अच्छे बुक्स के कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं और 10 क्वेश्चन का मैंने एक सेट तैयार करवाया है, जो कि असाइनमेंट 1 नाम से आपके पेज 45 पे मिल जाएगा आपको। ये मेरे पास इंजीनियरिंग के बच्चों का पैकेज है, इसमें 45 नंबर पे होगा। मेडिकल वालों में भी इसी के आसपास ढूंढ लेंगे आप। कैलोरीमेट्री का इस तरह से 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट है और आज हम लोग इन्हीं 10 क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ठीक, चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप लोग को 2-3 मिनट का 5 मिनट का समय दूंगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से देखिए, समझिए और फिर हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे। तो लिखिए, पहला सवाल लिखिए, 1 kg of water 1 kg of water is contained 1 kg of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle in a 1.25 kilowatt kettle, full stop. Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 degrees Celsius to its boiling point 100 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। अब लोग उसको ट्राई करेंगे कि एक में बता दूं? ट्राई करेंगे, ठीक है, करिए ट्राई। देखिए, कैलोरीमेट्री में जो पहला बात हम लोग सीखते हैं वो होता है कि किसी बॉडी को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज करेगा। किसी बॉडी को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज करेगा और उस हीट का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है? ms डेल्टा टी। हीट का फॉर्मूला m इंटू s इंटू डेल्टा टी। बातें नहीं, अब याद ध्यान दीजिए। m को कहते हैं मास, s को कहते हैं उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम लोग थर्मो में डिस्कस करते हैं। s को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि हम लोग को दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। बस आपको 2 के लिए याद रखना है। किसके लिए याद रखना है? आइस के लिए और वाटर के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का जो होता है वो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ये वाला तब लिखेंगे जब आपको कैलोरी में हीट चाहिए और मास ग्राम में हो। केल्विन में लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और हम लोग ये जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखिए या फिर केल्विन में लिखिए, बात बराबर होता है, सेम ही होता है। इसी को हम लोग कह सकते हैं 0.5 कैलोरी को जूल में लिखते हैं 2.1 जूल। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 0.5 कैलोरी में 2.1 जूल पर ग्राम केल्विन लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपको हीट जूल में चाहिए और मास ग्राम में दिया हुआ हो। इसी को लिखते हैं हम लोग 2100 जूल पर
केजी केल्विन। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब मास आपका केजी में दिया हुआ हो और आंसर आपको जूल में चाहिए। दूसरा जो आपको स्पेसिफिक हीट याद रखना है वो याद रखना है वाटर का, और वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम कैलोरी, इससे दुगुना होता है। इसी को आप लिख सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, या इसी को लिख सकते हैं 4200 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और ये डेटा दिया हुआ है, दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई एक बॉडी लिया जाए जिसका मास 1 केजी हो, कितना मास हो? 1 केजी, जिसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, उसका स्पेसिफिक का मतलब कि एक फिक्स्ड, स्पेसिफिक, जनरल नहीं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के लिए जिसका भी निकालना, सिर्फ वाटर का निकालना है, तो आप उस वाटर का कितना केजी लीजिए? 1 केजी, और उसको हीट दीजिए। कितना हीट दें ताकि इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से। जो भी हीट चाहिए होगा उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट करेंगे। अब देखिए, अगर मास का वैल्यू 1 हो जाए और डेल्टा टी भी कितना हो जाए? 1 हो जाए, तब जो हीट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कोई अगर डिफाइन करना चाहे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना, तो इन जनरल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा वेरिएबल होता है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू रहे, कांस्टेंट वैल्यू याद करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे हम लोग लिखे ना कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है, तो हमेशा यही नहीं होता है। कभी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4200 जूल चाहिए होता है, कहीं पे 4205 चाहिए होता है, 4205 जूल चाहिए होता है, कहीं पे 4190 चाहिए होता है, मतलब 4190 जूल चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी करता है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर निकाल लिए हैं जिस पर ये कितना देता है? 4200। और ये आप लोग इंजीनियरिंग में करेंगे। इंजीनियरिंग में हम लोग एक डिवाइस है जंकर्स गैस कैलोरीमीटर, वहां पे हम लोग इसके ऊपर डिवाइस पे स्टडी करते हैं गैस के लिए। तो एक टेम्परेचर का रेंज याद रखना है कि वो किस टेम्परेचर पे ये वाला कैलकुलेट करके निकालते हैं। वो होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करते हैं ना, कहां से कहां चेंज करते हैं? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ये निकालने के लिए जो चेंज होता है टेम्परेचर का 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या ये सवाल पूछा जा सकता है? तो कुछ बुक्स में सवाल है, खास करके यूनिवर्सल नाम का एक बुक है, नीट के प्रिपरेशन के लिए उस बुक का यूज करवाते हैं हम लोग। वहां पे एक सवाल है कि कैलोरीफिक वैल्यू, सॉरी कैलोरीफिक बोलते होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो कहां से कहां बढ़ाया जाता है। तो एक आध कोई क्वेश्चन मैंने आपको थर्मो में बताया, एक क्वेश्चन वो क्लॉजियस इनइक्वालिटी वाला, जो कि बहुत हाई लेवल का है, इस जगह पे कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बुक्स में कहीं कहीं मिल जाता है, तो आपको पता हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं चीज। ठीक है, बस इसलिए मैं बताता हूं ताकि आप जब उस क्वेश्चन से इनकाउंटर करें तो आपको ये ना लगे कि ये चीज हमारे मास्टर साहब ने नहीं पढ़ाया था। एक संपूर्ण ज्ञान आपको मैं यहाँ दे सकूं। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? फाइनल एग्जाम में बहुत कम चांस है, लेकिन अब थोड़ा चांसेस बढ़ रहा है, क्योंकि जब नंबर ऑफ पेपर्स ज्यादा आते हैं, तो नंबर ऑफ पेपर्स ज्यादा आते हैं तो उतना क्वेश्चन कोई बना नहीं सकता। तो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं आपके नोट्स से, बुक से। नोट्स मैं जो लिखाता हूँ थोड़ी ऐसा है कि सब कुछ मैंने इजाद किया है, बहुत सारे बुक से ही पढ़ के लिखा हुआ है वो चीज। तो वो चीज बहुत सारे बुक से पढ़ के लिखा हो सकता है उन्हीं बुक्स में से किसी एक से क्वेश्चन फ्रेम किया हो गया हो, या किसी से एक क्वेश्चन निकाला गया और वो ओकेजनली आपके नोट्स वाला ही चला गया। तो जब ऐसा रिपीटेशन हो रहा है तो हो सकता है कि ये वाला जो क्वेश्चन जिस बुक में लिखा हो उस वही क्वेश्चन उठा लिया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है। इसलिए ये पढ़ा लिखा हो, ये पढ़ा हुआ हो तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके एग्जाम में भी आ जाएगा। तो और ये ऐसा नंबर है ना जो भूलेंगे नहीं आप, भूल भी गए ना तो जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाए कि ये इसके आसपास था। क्या ये बातें क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। ये सारा बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सिर्फ ये वाला शायद नहीं बताया था।
तो ये मैंने यहां बता दिया। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या है, 1 kg वाटर लिया गया है और इसको कंटेन किया गया किसमें, 1.25 वॉट के एक केटल में। केटल मतलब इलेक्ट्रिक केटल, केटली। ये केटली जो है ना अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में हम लोग उसको ट्रांसफर किए हैं। अब भाई अंग्रेज लोग उसको केटल बोलते हैं, हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, के फॉर, फिर ई है ए, के, ट, ली, केटली। तो ये है केटली। केटली में तो आजकल इलेक्ट्रिक केटली आता है, आप लोग रखते हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल केटली जो होता है एक डिवाइस होता है, उसको मैं ऐसे बॉक्स से बना देता हूं। ये वो इलेक्ट्रिकल केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है सॉरी। और ये केटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देंगे आप, जो कि इनपुट होगा इसका। और ये क्या करेगा केटल, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी एंड पावर में। और यहां जो आउटपुट पावर होगा, पी आउटपुट, वो क्या होगा, हीट बाय टाइम। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। तो यहां पे एनर्जी कौन सा है, हीट एनर्जी, तो हीट बाय टाइम होगा। तो आउटपुट पावर क्या होगा, हीट एनर्जी कितना होता है, फॉर्मूला हम लोग को पता है, एमएस डेल्टा टी बाय, ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल टी क्या है, टाइम है। और इसमें सब डेटा दिया हुआ है। एम क्या है, मास। तो देखिए दिया हुआ है कितना किलो पानी गर्म कर रहे हैं, एक, तो मास 1 लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा मास क्या लिखे हैं, 1 kg। तो स्पेसिफिक हीट जो पानी का यूज करेंगे, क्योंकि पानी रख रहे हैं, तो कौन सा वाला यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, ये वाला थर्ड वाला। और एसआई सिस्टम में होता है, इसलिए ये वाला, पैर क्यों ऐसे कर रहे हो, एसआई सिस्टम में ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो मास कितना लिखेंगे, 4200, सॉरी स्पेसिफिक हीट कितना लिखेंगे, 4200। डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 25 से 100, तो 75। और कितने टाइम में, तो वो हम लोग से पूछा है, टी पूछा है। अब ये पावर कितना होगा, इस इलेक्ट्रिकल केटली का आउटपुट पावर कितना होगा, तो इस केटल का पावर दिया हुआ है कितना, 1.25 किलोवाट। एक बात ध्यान रहे, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का पावर दिया हुआ हो या उसका पावर पूछे, तो वो पावर हमेशा इनपुट पावर होता है। कौन सा पावर होता है, इनपुट पावर। कितना दिया हुआ यहां पे, 1.25 किलोवाट, मतलब 1250 वॉट। इनपुट पावर कितना है, 1250 वॉट। अगर क्वेश्चन में कुछ बात ना कहे, तो जो इनपुट पावर है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, आउटपुट पावर, अगर कुछ बात ना कहे तो। लेकिन अगर एक टर्म यूज कर दे, इफिशियंसी, क्या टर्म यूज कर दे, इफिशियंसी को हम लोग ईटा से लिखते हैं, और वो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। परसेंटेज में दिया हुआ है तो इनटू 100 लिखा रहेगा, ठीक। तो अगर इफिशियंसी दिया हुआ है तो इफिशियंसी यहां रख देंगे, इनपुट पावर का वैल्यू यहां रख देंगे, तो आउटपुट पावर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आउटपुट पावर को यहां रख के टी कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन यहां पे इफिशियंसी की बात नहीं है, तो अगर इफिशियंसी नहीं है तो मतलब जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर है। मतलब पी आउटपुट दिया हुआ 1.25, मतलब 1250, यहां वो रख दीजिए। ये सब पता है तो टी नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। सब ऐसा ही सिस्टम में रख के कैलकुलेट करेंगे तो टाइम भी ऐसा ही सिस्टम में आएगा। और टाइम का ऐसा सिस्टम क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड में कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए आप, फिर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इस वाले सवाल में जो इनपुट पावर है वही क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर। तो P आउटपुट की जगह मैं क्या लिख दूं, 1250 इज इक्वल्स टू मास कितना है 1 kg, तो स्पेसिफिक हीट 4200 लिखेंगे, डेल्टा T 75 बाय टाइम निकालना है। तो T का वैल्यू हो जाएगा 4200 इंटू 75 बाय 1250। काटपीट करिए, देखिए ये वाला जीरो से ये वाला जीरो निपट गया, 25 तिया 75, 25 पचा 125, और 5 से ये घटा 5 8 40, 5 चौके 20। तो ये टाइम हो गया 4 तिया 12, 8 तिया 24 1 25, 252 सेकेंड। कितना हो गया ये टाइम, 252 सेकेंड, जिसको हम लोग मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है।
तो 60 चौके 240, तो 240 मिनट जो होगा, 240 सेकंड जो होगा, उसको हम लोग 4 मिनट लिख सकते हैं 12 सेकंड और बाकी 12 सेकंड। इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ, 4 मिनट 12 सेकंड। अब इसके बाद आप लोग देखिए, इसी के साथ इफिशियंसी पे बेस्ड एक सवाल है। कौन सा सवाल है इफिशियंसी बेस्ड? क्वेश्चन नंबर 6। अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए पहले, जो कि सीट का 6 नंबर है। 1 के बाद 6 नंबर बनाइए। सिक्स नंबर सवाल है। आप चाहो तो नंबरिंग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 के बाद 6 थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ क्यू लिख के चालू कर लो, खाली वहां पैकेज में टिक कर लीजिए। तो ये जो सवाल है ये कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर का मतलब कौन सा पावर? इनपुट पावर क्या आउटपुट पावर? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर का मतलब इनपुट पावर। जब भी पावर पूछे मतलब इनपुट पावर होता है, ये बात ध्यान रखना है। मतलब P इनपुट आपसे पूछा गया है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg of ice, required to melt 1 kg of ice at 0 degree Celsius in 30 seconds। 1 kg आइस को मेल्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड में। if the efficiency of heater is 40%। और आगे इसमें लिखा है टेक specific latent heat of ice as 336 जूल पर ग्राम। तो ये जो सवाल है इसमें लेटेंट हीट की बात है। अच्छा, अब इफिशियंसी से डर तो नहीं लग रहा आप लोग को कि ये इफिशियंसी क्या है? पक्का? ये चीज बार बार यूज पड़ता है, वर्क फॉर एनर्जी में भी यूज पड़ जाता है, थर्मो में भी पड़ता है, यहाँ भी पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड है वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो हम लोग पहले लेटेंट हीट का चर्चा कर ले, फिर आप ये सवाल बनाइएगा। देखिए, हीट देने से टेम्परेचर चेंज होता है, तब फॉर्मूला यूज करते हैं ms डेल्टा टी। एक दूसरा पॉइंट भी वहां पे यूज करना है, वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर लेटेंट हीट की बात करेंगे। अभी जो हम लोग लिखे ना Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, तो ये जो m इंटू एस है, इस ms को बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी, h से लिखते हैं। तो अगर कभी हीट कैपेसिटी दिया हुआ हो, इसका मतलब ms दिया हुआ है। हीट कैपेसिटी दिया हुआ, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? ms दिया हुआ है। समझिएगा इस बात को। अगर h इज इक्वल्स टू ms है तो Q का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? h इंटू डेल्टा टी लिखेंगे कि नहीं? तो अगर मैं SI यूनिट ऑफ H कहूं तो ये होगा, H का SI यूनिट क्या होगा? ये हो गया जूल डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो जूल पर केल्विन। इसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के बारे में 2-3 बात आपको याद रखना है। पहला बात कि हीट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहला, हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी पे। स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड, पानी का स्पेसिफिक हीट फिक्स होगा, कितना भी पानी लीजिए, पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होगा? 4200 जूल पर केजी केल्विन। क्योंकि स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते वक्त हम लोग मास फिक्स कर दिए थे, कितना? 1 केजी। हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे अभी हम लोग, तो कहेंगे कि कोई भी मास ले लो, मास से फर्क नहीं पड़ता। तो अलग अलग मास लेंगे तो हीट कैपेसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही देखिए ना, H का वैल्यू क्या है? ms। तो मास कम लोगे तो हीट कैपेसिटी कम होगा, मास ज्यादा लोगे तो हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? मास पे, और दूसरा मटेरियल पे, क्योंकि SB तो है फॉर्मूला में,
और S जो है अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। जबकि आपको मैं यहां लिख दूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। हीट कैपेसिटी के बारे में दूसरा बात यह है कि हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज amount of heat is defined as amount of heat required to increase temperature of any substance, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगा उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। इसमें मास फिक्स नहीं किया, मास कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये बताओ कि मान लो वाटर का हीट कैपेसिटी लिखना है, तो वाटर का हीट कैपेसिटी निकालने के लिए रोहित आएगा। सर हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक बकेट में पानी भर के लाएगा, लोहा के बकेट में, और स्टोव पे चढ़ा देगा। थर्मामीटर डाल के देखेगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया सर, हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट करेगा हीट कैपेसिटी? उसी तरह एक हीटर से हीट कर रहा है सर, मान लिया कि उसका हीटर का एफिशिएंसी 100% है, तो इसका पावर इतना है, 2 मिनट लगा तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दी, पावर इनटू टाइम हीट दे देगा। तो लेकिन सर इसका हीट कैपेसिटी इतना है। उधर शिवम को कहेंगे तो शिवम एक लोटा में पानी लाएगा, उसको मेजर करेगा, तो दोनों का हीट कैपेसिटी सेम आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, दोनों के लिए तो अलग अलग हीट चाहिए होगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कहेंगे मेजर करने, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन में क्या है? 1 ही किलो पानी लाना है। तो रोहित को कहेंगे तो ये भी क्या करेगा? 1 ही किलो पानी लाएगा, बकेट में नहीं ला सकता, 20 लीटर नहीं लाएगा। शिवन को कहेंगे तो वो भी क्या करेगा? 1 ही किलो लाएगा। किसी को कहेंगे तो 1 किलो लाना पड़ेगा। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स होता है, उसका वैल्यू चेंज हीट कैपेसिटी का वैल्यू चेंज करता है। कभी कभी क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, H दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है? MS। और अगर MS दिया हुआ है तब Q का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? H इंटू डेल्टा। ठीक है, ओके। हीट देने से हमेशा किसी बॉडी का टेम्परेचर ही चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है टेम्परेचर चेंज ना हो, फेज चेंज हो, स्टेट चेंज हो। उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे इमेजिन कीजिए आइस को गर्म करें, तो आइस का पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो वो आइस मेल्ट करने लगेगा। उस समय अगर थर्मामीटर नाप के देखोगे तो दिखाएगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हीट देते जा रहे हैं, वो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा जब तक सारा का सारा आइस किस में ना कन्वर्ट हो जाए? वाटर में। जब वाटर बन जाएगा पूरा का पूरा, तब हीट दोगे तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा। इस दौरान जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था तब तो हीट दे रहे थे ना, वह हीट जो देने से टेम्परेचर चेंज ना हो उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो हमारे डिस्कशन का है वो क्या है? लेटेंट हीट। पूरे कैलोरीमेट्री में 3 ही 4 पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसके लिए चाहिए होता है? टू चेंज फेज। टू चेंज फेज, फेज मतलब होता है स्टेट। और किसी बॉडी के कितने स्टेट होते हैं? 5 स्टेट। अगर कभी पूछे तो कहेंगे 5। जनरली कितने स्टेट होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट। पांचवा बोस, बोर नहीं है, बोस, BOS, जगदीश चंद्र बोस वाला बोस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो लेटेंट हीट किसके लिए होता है? फेज चेंज करने के लिए। हिंदी मीडियम वाले समझे, लेटेंट हीट को बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा। क्लास अगर आप 10th याद करो, 10th 9th में पढ़ना था, 9th में था, तो लेटेंट हीट पढ़ाया जाता था कि भाई देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जो हीट दिए, ये जो उष्मा दिए, ये कहाँ छुप गया, कहाँ गुप्त है? गुप्त मतलब छिपा हुआ। एक पिक्चर भी आई थी बॉबी देओल की, गुप्त, छिपा हुआ आदमी का रोल था उसमें उसका। तो वो कहाँ हीट छुप गया? टेम्परेचर चेंज तो दिख नहीं रहा है। वो हीट कहाँ जाता है? सॉलिड में जो बॉन्ड था, नजदीक था, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा था, उसको वीक करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाने के लिए वो हीट यूज होता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट।
जब लेटेंट हीट होता है तब हीट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं m इंटू एल। तब हीट के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं? m इंटू एल। m को बोलते हैं मास और l को बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, या कुछ लोग उसको लेटेंट हीट कैपेसिटी बोलते हैं, या सिर्फ लेटेंट हीट भी बोल देते हैं। लेटेंट हीट का मतलब Q मत समझिएगा, इसका मतलब L समझिएगा, इसका मतलब L समझिएगा। तो इसको भी डिफाइन किया गया कि 1 kg सब्सटेंस लीजिए, मान लीजिए आइस है, यहाँ पे जो लिया गया है आइस, ठीक है, लिया गया ना आइस, कितना केजी लिया गया है? 1 kg। 1 kg आइस लीजिए कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, और हीट दीजिए और देखिए कि वो कितना हीट के बाद मेल्ट कर जाता है, उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। और आप जब देखेंगे कैलकुलेट करके तो इतना जूल पर ग्राम है, ये इतना जूल पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 336 × 10³ जूल पर केजी कहेंगे। ये होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस। और आइस से ये लिक्विड वाटर में जा रहा है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। तो लेटेंट हीट के लिए सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए या लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो इस वैल्यू क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कब यूज करेंगे? जब सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से सॉलिड आए। और एक इसी तरह जब लिक्विड से गैस जाता है या गैस से लिक्विड आता है तब यूज करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये चर्चा थी लेटेंट हीट का। तो हीट के दो फॉर्मूले हैं, m इंटू एल और ms डेल्टा टी, ज्यादा ये दोनों यूज होता है। तो ये वाला कब यूज करते हैं? जब टेम्परेचर चेंज हो, और ये वाला कब यूज करते हैं? जब फेज चेंज हो, स्टेट चेंज हो। तो इस सवाल में देखिए स्टेट ही चेंज हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर रिक्वायर्ड टू हीट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हीट कर रहे हैं इन 30 सेकंड, 30 सेकंड तक हीट कर रहे हैं। कितना सेकंड तक? 30 सेकंड तक। और हीट करके क्या बना रहे हैं उसको? मेल्ट वर्ड नहीं यूज किया हम, अच्छा ये मेल्ट क्या करवा रहे हैं? मेल्ट करवा रहे हैं। मेल्ट करवाने का मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करवाना। तो मेल्ट करवाइए इसको। मेल्ट करवाने के लिए ये वाला हीट चाहिए होता है, यूज कीजिए, निकालिए। देखिए इस वाले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। आपसे पहले पूछा है कैलकुलेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब इनपुट पावर पूछा है। रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस, 1 किलो आइस को मेल्ट करना है। तो मेल्ट करना मतलब लेटेंट हीट का सवाल है। तो 1 किलो आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए होता है? m इंटू एल। तो मास तो 1 किलो है और लेटेंट हीट केजी में, तो ये जूल पर ग्राम में दिया हुआ है, जूल पर केजी में इतना होता है। तो 336 × 10³ जूल, इतना हीट चाहिए होगा। और अभी मैंने बताया था हीट क्या होता है? आउटपुट पावर बाय टाइम। देखिए ये सब चीज याद नहीं रखना है, आपको सोचना है कि इलेक्ट्रिक हीटर होगा, केटल होगा, उसमें इनपुट क्या होगा? वो तो इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा, आउटपुट ही ना वो हीट देगा। तो आउटपुट पावर क्या होगा? सॉरी गलत लिख दिए, आउटपुट पावर क्या होगा? हीट बाय टाइम। तो आउटपुट पावर यहां से निकाल लेंगे हम लोग। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो t का वैल्यू 30 पुट कर दीजिए, तो 30 से कट जाएगा ना, 3 से 1 1 2 बार में, तो 11.2। अब हम लोग जानते हैं इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर बाय इफिशियंसी। आउटपुट पावर पता है हम लोग को 112 किलोवाट, 10³ जूल पर सेकंड है ये, तो जूल पर सेकंड को क्या कहेंगे? वॉट। और 10³ को बोलते हैं किलोवाट। इनपुट पावर कितना है वो निकालना हम लोग को। इफिशियंसी नीचे आ जाएगा, इफिशियंसी कितना है? 40%, मतलब 40/100। तो 100 ऊपर चला गया, 1 0 से 1 0 कटा, 4 से ये कटेगा, देखो 10 गुना 11.2 112 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 28 बार में। तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा? 28 किलोवाट। और उसी को हम लोग पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इसके बाद जो आप लोगों को सवाल बनाना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आप लोगों को सवाल बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 जो इस सीट में है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग करना है वो इसमें 5 नंबर में है। मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा हूं,
a molten metal of mass 150 ग्राम is kept। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलूंगा, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक लेवल कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक लेवल करेंगे। इसमें जो 10 क्वेश्चन है 5 हम लोग आज कर लेंगे और 5 जो है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। आज का जो चौथा 5वां क्वेश्चन होगा ना, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा 5वें क्वेश्चन तक, और फिर 5 आप ट्राई करके आएंगे। कुछ सीपीपी में सवाल है और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा इसकी तुलना में। आज हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं। अ मोल्टेन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम इज केप्ट at its melting point at its melting point of 800 degrees Celsius, and when it is allowed to freeze at the same temperature, comma, it liberates, it liberates 75,000 joule of energy, 75,000 joule of energy। अब से पूछा गया कैलकुलेट लेटेंट हीट, मतलब LF, क्योंकि सॉलिडिफाई हो रहा है इसलिए LF कहेंगे। देखिए क्या है, एक मोल्टेन मेटल है। मोल्टेन मेटल का मतलब ये किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, जिसका मास कितना है? 150 ग्राम, और वो किस पर है? मेल्टिंग पॉइंट पर है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड में। वो लिक्विड स्टेट में है। मेल्टिंग पॉइंट पर ही कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, या फिर कोई लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यहां रिवर्स हो रहा है, लिक्विड स्टेट में था, किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हीट देते हैं, लिक्विड से सॉलिड आने के लिए हीट निकालते हैं। मतलब आप समझिए इसको फ्रीज में रखे होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज अलाउड टू फ्रीज। उसको फ्रीज करने के लिए अलाउ किए एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होता तो फॉर्मूला लिखते हैं ms डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब लेटेंट हीट का सवाल है। कितना वो हीट लिबरेट किया वो दिया हुआ है, ये देखिए Q का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? LF बताइए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? M इंटू LF। Q कितना दिया हुआ है? 7500 जूल, 75,000 जूल। अब देखिए आप LF किस यूनिट में निकालना चाहते हैं वो मायने रखता है, और इन जनरल हम लोग SI सिस्टम प्रेफर करते हैं। तो जूल में है, LF का SI सिस्टम क्या होगा? जूल पर kg, मतलब मास किस में लिखेंगे? kg में, और मास ये कितना है? 150 ग्राम है, तो kg में लिखने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इतना इंटू LF। तो LF नहीं आ जाएगा, तो काटपीट करने आता है। देखिए 150 से ना ये 750 कट जाएगा 5 बार में, ये हो गया 500, तो LF हो जाएगा 500 गुना 1000। तो हम लोग ऐसे लिखे 500 गुना 10 का पावर 3 जूल पर kg, और 10 की पावर 3 जूल को हम लोग किलो जूल कहते हैं। तो 500 किलो जूल पर kg, और आप चाहो तो किलो किलो काट भी सकते हो, तो 500 जूल पर ग्राम। दोनों आंसर सही है, मतलब ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर ये भी आंसर लिख सकते हो, या ये भी आंसर लिख सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शन में किस फॉर्म में है। यहाँ पे जो आंसर है वो ये वाले फॉर्म में। इसको जल्दी से लिखिए। फिर अगला सवाल जो हम लोग करना है वो 8 नंबर सवाल है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वाला सवाल है, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे है, इसको हम लोग शॉर्ट में POC कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री फिजिक्स का सबसे आसान प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है बताइए? कोई सिस्टम जितना हीट लॉस करता है दूसरा उतना ही गेन करता है। जब भी दो लिक्विड को मिक्स करेगा तो ये वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट मास ऑफ लिक्विड ए। तो एक लिक्विड यहाँ पे क्या है? लिक्विड ए है, इसका कितना मास लिया जाए? ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.84 जूल पर ग्राम केल्विन।
इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना है 0.84 जूल पर ग्राम केल्विन। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ये किसमें लिखा हुआ है ग्राम में। ऐसा ही सिस्टम है जूल, लेकिन ये किसमें लिखा हुआ है ग्राम में। इसका मतलब मास किसमें लिखेंगे हम लोग ग्राम में। कैलकुलेट होके आएगा किसमें आएगा ग्राम में आएगा। एंड एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, मस्ट बी मिक्स्ड विद दूसरा लिक्विड है 100 ग्राम, इसका मास कितना है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। ये लिक्विड बी है, इसका स्पेसिफिक हीट कितना है 2 जूल पर ग्राम केल्विन। देखिए मास ग्राम में है और स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम केल्विन में है, टैली कर रहा, अच्छा बात है। सो दैट द मिक्सचर टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी इतना एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिक्स किए हैं तो जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस ए से पूछा जाए कि भैया तेरे साथ क्या हुआ, का बताएं हम कितने टेम्परेचर पे थे 40 पे, अब मेरा टेम्परेचर, तो ये हीट लॉस किया कि गेन किया, तो ये हीट लॉस किया। हीट लॉस कितने किया ए ने, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे हीट लॉस, हीट लॉस्ट। और हीट कितना लॉस होगा ms डेल्टा टी। इसका मास तुम लोग को निकालना है जो कि हम लोग ग्राम में लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट कितना 0.84 इंटू डेल्टा टी 40 माइनस 32 8, पहला इक्वेशन। अब इससे पूछिए कि भैया तेरे साथ क्या हुआ, तो बोले क्या बताइए हम तो 20 पे थे 32 पे आ गए, टेम्परेचर वहां बढ़ गया, मतलब हम हीट गेन किए हैं। ये क्या किया है हीट गेन किया। कभी कभी हम ऐसे जब बोलते हैं तो आप ये मत समझिए कि मेरा भाषा ऐसा है, हम लालू यादव को सुन के आते हैं कभी कभी है ना, तो उसका इफेक्ट रहता है। हीट गेन किया, ये कितना हीट गेन किया, तो इसका मास 100 इंटू स्पेसिफिक हीट 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 12, ये दूसरा इक्वेशन। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो वेरी इजी, जितना ये लॉस किया उतना इसको दिया, तो दो बराबर कर दीजिए, तो बराबर करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो m का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे तो ये वाला टर्म उधर डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 100 इंटू 2 इंटू 12 अपॉन 0.84 इंटू 8, तो देखिए पॉइंट उड़ा है तो 100 ऊपर। अब देखिए बर सत्य 84 पता ना, 2 चौके 8, 4 से ये 25 बार में, मतलब 2500/7 ग्राम, 2500/7 ग्राम। पिछले क्लास में मैंने जो एग्जांपल लिया था ना याद करिए, उसमें दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम ही था, पानी को पानी से मिलाया था तो स्पेसिफिक हीट कट गया था। यहाँ ए लिक्विड अलग है बी लिक्विड अलग, ये ध्यान देना है। इसको डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा 7 तिया 21, 40 7 5 35, 50 7 7 49, तो 1 फिर 30 7 चौके 28, 357.14 ग्राम। तो अगर अप्रॉक्सीमेट लिखना हो तो 357 ग्राम आप लिख सकते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है 358 ग्राम, हाँ वही उसी के आसपास सही है। ठीक है, देखिए इसी पे बेस्ड मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर, बाकी जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, बाकी 6 आपके होमवर्क में है। इस पे बेस्ड मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल आपके एचसी वर्मा से उठाया गया। सवाल लिखिए, व्हेन equal masses of liquid A, when equal masses of liquid A जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है and B जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है is mixed, temperature obtained is 16 डिग्री सेल्सियस, whereas when equal masses of B जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है and C जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है is mixed, the temperature obtained is
28 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है फाइंड द टेम्परेचर व्हेन इक्वल मासेस ऑफ A जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है एंड C जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है इज मिक्स्ड। और ऐसा ही सवाल ना अभी पिछले साल जेई मेंस में भी आ चुका है, नीट में भी ऐसा सवाल आया हुआ है। तो ये सब सवाल रिपीट होते हैं, ध्यान देना है सवाल, कॉन्सेप्ट सही समझ लीजिए। सेम सवाल 2019 के जेई मेंस के एक पेपर में आ चुका है, नोट करिए, सॉल्व करिए। देखिए ये सवाल समझिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। इक्वल मास जब भी मिक्स करेगा, तो अगर दोनों का स्पेसिफिक हीट भी सेम हो, मतलब दोनों सेम ही मटेरियल का इक्वल मास मिक्स करोगे, जो टेम्परेचर होगा ना वो एवरेज होगा। एक बकेट पानी लिए 20 लीटर का, दूसरा बकेट में 20 लीटर का पानी है, दोनों एक गर्म पानी एक ठंडा पानी, दोनों को एक टब में डाल दिए, मिला दिए। दोनों का अगर मास बराबर इक्वल मास है, दोनों मटेरियल भी सेम है, दोनों पानी ही है, तो मिला के डालोगे तो जो टेम्परेचर होगा वो मिक्सचर होगा, तो सॉरी मतलब एवरेज होगा। ठीक है, अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पे और वो 80 पे है तो एवरेज कितना होगा 45, बीच का टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन अगर दोनों मटेरियल अलग अलग है, जैसे वो एक पिक्चर आया था सनी देओल का, उसमें वो बकेट में दारू पीता है, देखे हैं यमला पगला दीवाना, तो वो एक बकेट दारू लाया होगा, एक बकेट पानी लाया होगा या सोडा लाया होगा, उसको एक टब में मिला के पीता होगा, तो दोनों मटेरियल क्या है अलग अलग है, तो टेम्परेचर एवरेज नहीं होगा। मान लो इक्वल भी होता है तो भी। तो यहाँ पे इक्वल मास है लिक्विड ए और लिक्विड बी का, ए 10 पे है, बी कितने पे है 20 पे है। जब मिलाए तो टेम्परेचर कितना ऑब्टेन हुआ, तो 10 और 20 का एवरेज 16 तो होता ही नहीं है, कितना होता है 15। इसका मतलब ए और बी क्या है अलग अलग लिक्विड है। अगर 15 आता मतलब सेम लिक्विड होता, अलग अलग लिक्विड है। और अगर जब तक कहे नहीं तो आप अलग ही अलग माने, सेम ना माने। तो देखिए हम लोग दिखा रहे हैं पहले इसको डायग्राम। हमेशा आप कैलोरीमेट्री का सवाल हो तो इस तरह का डायग्राम दिखाइए। 10 डिग्री सेल्सियस पर ए है, बी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ बच्चे ऐसे हजला ये डायग्राम ही तुम नहीं बनाया तो कैसे बनेगा सवाल। दिखाओ कि ए इतने पे है, बी इतने पे है, इसको मिलाए तो कितना टेम्परेचर बना 16 है ना बाबू, 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना। और दोनों का इक्वल मास मिला है, मतलब इसका मास अगर m है तो इसका ही मास कितना है m। अब इससे पूछो का भाई ए बताओ का हुआ, तो का कहेगा ये का बताई हम 10 डिग्री सेल्सियस पे कितने पे आ गए, तो हमारा हीट गेन हुआ कि हीट लॉस, गेन हुआ। तो यहीं पे लिखो कि अच्छा तेरा हीट गेन हुआ, कितना हुआ बता। तो हीट गेन क्या लिखेंगे, हीट होता है ms डेल्टा टी, इसका मास m, इसी का स्पेसिफिक हीट SA इनटू डेल्टा टी। याद रखना है कैलोरीमेट्री में जब भी डेल्टा टी लिखते हैं तो बड़ा माइनस छोटा लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, क्या लिखते हैं बड़ा माइनस छोटा। तो 16 माइनस 10 ये कितना हुआ 10। अच्छा आप मुझसे पूछ भी सकते हैं सर ऐसा क्यों लिखते हैं, हालांकि आप फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। ओ 16 माइनस 10 6 होता है, सॉरी। हालांकि आप पूछ सकते हैं कि सर बड़ा माइनस छोटा लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अगर फाइनल माइनस इनिशियल कह रहे हैं 16 माइनस 10 तो 6 लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब हीट गेन किया है। यहां अगर लिखते हैं 16 माइनस 20 तो निगेटिव आया, इसका मतलब हीट लॉस किया। तो निगेटिव का यही ना मतलब हुआ हीट लॉस किया है, मतलब पहले ही लिख देंगे कि ये क्या कर रहा है हीट लॉस कर रहा है, तो पहले ही लिख देते हैं, इसलिए माइनस नहीं लगाते हैं, इसलिए हम लोग बड़ा माइनस छोटा बोलते हैं। हीट लॉस कितना लिखेंगे, इसका मास m, इसका स्पेसिफिक हीट SB इनटू चेंज इन टेम्परेचर। 20 से 16 पे आया, कितना चेंज हुआ है 4। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट, दोनों को बराबर कर देंगे तो m का वैल्यू कट जाएगा, क्या बचेगा SA इंटू 6 इज इक्वल्स टू SB इंटू 4। इसको इधर भेज दीजिए SB को, तो SA बाय SB कितना हो जाएगा 4/6। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। अगले केस में क्या कर रहा है, वेयर एज व्हेन इक्वल मासेस ऑफ B एंड C इज मिक्स्ड द टेम्परेचर ऑब्टेन्ड इज 28 डिग्री सेल्सियस।
अभी तक देखो हम लोग पूरा सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। बी का मास लिए m, सी का भी लिए m, पजलों को मिक्स कर दिए तो कितना टेम्परेचर मिला 28। ये था 20 पर और ये था 30 पर। तो ये क्या किया, हीट लॉस किया कि गेन किया, गेन किया। 20 से 28 हो गया ना, तो क्या लिखेंगे m इंटू एस बी इंटू 8, बोलो। और ऐसा क्या लिखेंगे m इंटू एस सी इंटू 2, दोनों बराबर कर देंगे तो m m कटा, एस सी को इधर भेज दीजिए तो एस बी बाय एस सी कितना हो जाएगा 2/8, मतलब 1/4। ये दूसरा इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, कैसे पता चला आपको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b और b कट जाएगा, एस बी एस बी, एस ए और एस सी में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग को a और c को ही मिलाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एस बी कट गया, एस ए बाय एस सी कितना होगा 4/6 गुना 1/4, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। आता है ना मल्टीप्लाई करने आपको, ये लिखिए इनटू ये, मैं करके दिखाऊं क्या, पक्का सब लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन इक्वल मासेस ऑफ ए एंड सी आर मिक्स्ड। तो कीजिए मिक्स ए और सी को, ये रहा ए 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये रहा सी कितना पे 30 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्स करके जो बनेगा उसका टेम्परेचर कितना होगा T, यही T बताना है। तो ऑब्वियस बात है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 10 और 30 को मिलाएंगे तो कुछ भी हो जाए आंसर 10 और 30 के बीच में ही आएगा, तो इसका तो हीट गेन ही होगा। क्या लिखेंगे इसका हीट गेन, मास m स्पेसिफिक हीट SA इनटू चेंज इन टेम्परेचर T-10 लिखेंगे, क्योंकि T का वैल्यू 10 से ज्यादा ही होगा। 10 और 30 को मिलाओगे तो जो टेम्परेचर होगा वो 10 से, तो क्या लिखेंगे T-10। इसका क्या होगा, लॉस होगा, 30 - T लिखेंगे, m SC इंटू 30 - T, दोनों इक्वल कर देंगे तो m m कटा, SC को इधर भेज देंगे तो SA बाय SC क्या हो जाएगा 30 - T बाय T-10, और SA बाय SC हम लोग पहले ही निकाल चुके थे 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 180 - 60 इज इक्वल्स टू T-10, तो 190 इज इक्वल्स टू 70 हो जाएगा, तो T का वैल्यू हो जाएगा 190/7, 7 दूनी 14, 50 7 49, 27.1 डिग्री सेल्सियस आंसर। अब कैलोरीमेट्री में ऐसे सवाल पूछने का चलन ज्यादा होता है, चाहे आप जेईई मेंस की बात करें, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप जेईई एडवांस की बात करें। अब जेईई एडवांस में सवाल में थोड़ा और ट्विस्ट किया आता है। अब जितनी बातें हम लोग आज किए ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, सब अलग अलग जगह बात की। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीनों चारों कॉन्सेप्ट को मिला के हो सकता है। हम लोग अभी क्या आज क्या क्या डिस्कस किए, पावर के बारे में, इफिशियंसी पे सवाल किए, स्पेसिफिक हीट पे किए, लेटेंट हीट पे किए, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। बेसिक जितनी बातें थी सारी कर ली, लेकिन सबको अलग अलग किए, सब पे बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं हुआ। लेटेंट हीट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में नहीं आया, पावर नहीं हुआ मिक्स, मिला के क्वेश्चन पूछने का चलन ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैकेनिक्स का मिला देगा, काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी यूज कर लेगा, कोलिजन यूज कर लेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यूज कर लेगा। कैलोरीमेट्री का सवाल बना सकता है, HC वर्मा में यूज किया है, तो वो क्वेश्चन एडवांस के लिए मायने रखते हैं। नीट के लिए इसी लेवल का सवाल बनता है, एक लेक्चर और जो बनेंगे उस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा टफ तो आपका काम बन जाएगा। एक टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर इक्विवेलेंट। दुनिया में सब चीज को हम लोग पानी मान लेते हैं, सब क्या है पानी पानी है। अगली क्लास में वाटर इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। इन सब चीजों पे सवाल बनते हैं नीट और जेईई मेंस में। लेकिन जेईई एडवांस में सवाल में और चीजों का मिक्सचर होता है, जो कि हम लोग HC वर्मा करते वक्त करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को कैलोरीमेट्री का बेसिक ज्ञान अब ठीक ठाक हो गया होगा, L1 देखने के बाद और L2 में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।